कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना से महफूज होंगे, क्योंकि कोरोना की सिर्फ़ और सिर्फ एहतियात है और इसका कोई इलाज नहीं है अब तक, ना पाकिस्तान में ना दुनिया भर में। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में काफ़ी संगीन हालात हुए हैं कोरोना से, तो थोड़े कामों को पेंडिंग में डाल, जो काम पेंडिंग में डाले जा सकते हैं उनको पेंडिंग में डाल दें और फ़िलहाल ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। क्या ख्याल है? मैं आज काफ़ी दिनों बाद हाजिर हुई हूँ आप सबके सामने, क्योंकि पहले ईद आ गई और मैंने सोच रखा था कि ईद की थोड़ी सी कोई छुट्टियाँ लेंगे और फिर गैप के बाद दोबारा से अपना ये सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन फिर अचानक जब कोरोना ने पीक थोड़ी सी पकड़ी पाकिस्तान में, तो कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा है, लेकिन हर तरफ थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन जो है वो पाया जाता है। तो कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा बंदा जब इस सब से निकले और बिल्कुल फ्रेश मूड में आप सबके सामने हाजिर हो सके। गोया कि बिल्कुल फ्रेश मूड नहीं है, लेकिन फिर भी प्रीवियस वक्त से बेहतर है और हमें समहाउ इसी के साथ जो है वो अपने आप को मैनेज करना है फिल वक्त और एहतियात करनी है बस। अच्छा जी, खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज मैं एक नया सिलसिला स्टार्ट कर रही हूँ। गो कि मैं फेसबुक पे सिलसिला स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं एक किताब पढ़ रही हूँ डेली बेसिस पे, और जो अब काफ़ी गैप का शिकार हो गई है, रज़ा अली आब्दी साहब की मुझे सब याद है। ये उनकी आप बीती नहीं है, ये उनकी बचपन की कुछ यादें हैं जो उन्होंने शेयर की हैं। और आप अगर मुझे सोशल मीडिया पे आमना एहसन राइट्स पे या इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ तक पढ़ चुकी हूँ और कहाँ तक पहुँच चुकी हूँ। और अगर नहीं करते हैं तो मुझे फेसबुक पे आमना एहसन राइट्स के पेज पे फॉलो करें और इंस्टा पे भी फॉलो करें आमना एहसन के नाम से, और आप जान सकेंगे कि ये कहानी कहाँ तक पहुँच चुकी है इस किताब की। आप हैशटैग में सर्च कर सकते हैं मुझे सब याद है और आपके सामने वो किताब आ जाएगी। अच्छा, तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे किताब पढ़ रही हूँ तो क्यों ना यूट्यूब पे भी किताब पढ़ी जाए। और अभी मैं सोच ही रही थी तो मेरे सामने आ गई ये किताब अली का आइन, अली की एन। ओके, ये जो किताब है ये अबू अलिया साहब की है, अली सज्जाद शाह नाम है इनका, और ये काफ़ी मशहूर हुए हैं अबू अलिया के नाम से सोशल मीडिया पे। ये किताब अभी आई है पिछले महीने और 2020 में, और इसको इल्म इरफान पब्लिकेशंस ने शाया किया है और इसकी कीमत है 400 रुपये। अच्छा जी, मैंने इस किताब को मुकम्मल पढ़ने का फ़ैसला नहीं किया है, बल्कि इस किताब में एक अदद फ़िल्म का स्क्रिप्ट मौजूद है, मैंने उसको पढ़ने का फ़ैसला किया है। अच्छा, मैं ये शुरू करने से पहले बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगा इसको खुद को पढ़ के, क्योंकि मैं शुरू से कोशिश करती हूँ, क्योंकि जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं लिखती भी हूँ, तो मैं कभी भी फ़िक्शन नहीं लिख पाई आज तक, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं किरदारों को उस तरह से डिस्क्राइब ना कर सकूं जैसे कि फ़िक्शन राइटर खुसूसन करता है। तो मेरा अपना ये ज़ाती ख़्याल है कि राख रुकाबी का जो स्क्रिप्ट है वो पढ़ने के बाद जिससे मुझे एक हेल्प मिली है, उस तरह बहुत सारे लोगों को मदद मिल सकती है अगर वो कुछ अफसाना या फ़िक्शन में कुछ भी लिखना चाहें तो। खैर जी, शुरू करते हैं। इसमें सीन वाइज दिया गया है। ये सीन नंबर 1, सीन नंबर 1 है मुकाम हॉक्स पे, वक्त रात, किरदार टीपू नामालूम। रात 10 बजे का वक्त है। हॉक्स पे के साहिल पर वाक़या खोखे नुमा चाय वाले होटल का मंजर है। बाहर पड़ी टेबल कुर्सियों पर आखिरी आदमी चाय की प्याली रख कर पैसे खोखे के मालिक को पकड़ाता है। खोखे का मालिक दरमियाने कद का 24-25 साल का सेहतमंद जवान टीपू है। इसने महरून रंग का शलवार कमीज़ पहन रखा है। कमीज़ घुटनों से ऊपर और शलवार खुले घेरे वाली है, और शलवार कमीज़ इसके कट्ठे बदन पर फिट आ रहे हैं। बाल लंबे और घुंघराले हैं। गीलापन बता रहा है कि तेल लगा रखा है। सर पर काले रंग की टोपी है जैसे दरबारों में अक्सर मलंगों ने पहन रखी होती है। हाथों पर मुख्तलिफ रंगों की अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। टीपू ग्राहक से पैसे वसूल करके चाय का कप उठाता है, टेबल पर कपड़ा मारता है और काउंटर की जानिब बढ़ जाता है। कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो खोखा बंद कर देता है। अब वो एक जानिब चल पड़ा है जैसे घर को जा रहा है।
टीपू मेन सड़क से होता हुआ जिली सड़क पर पैदल चल रहा है। इसे खटका महसूस होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं होता। थोड़ा आगे चलकर इसे कदमों की चाप सुनाई देती है। वो एक बारगी से पीछे मुड़ता है, किसी को ना पाकर कंधे झुकाता है और आगे को चल देता है। गली का मोड़ मुड़ते ही इस पर क़यामत टूट पड़ती है। सर पर जर्द लगती है और तारीकी छा जाती है। टीपू का सर दिखाया जाता है, जिस पर खून जमा हुआ है। सर हरकत में है। कैमरा जूम आउट होता है तो पता चलता है कि टीपू को सड़क पर घसीटा जा रहा है। फिर एक बालों भरा बाजू दिखाई देता है, जिसके हाथ में टीपू की टांग है और वो इसे बेदर्दी से सड़क पर घसीट रहा है। गाड़ी का टायर दिखता है, डिक्की खुलती है। वो शख्स जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ बाजू दिखाई देते हैं, जिनसे वो टीपू को गाड़ी की डिक्की में फेंकता है। जीन्स की जेब से वो सिरिंज निकालता है, जिसमें जर्दी माइल महलूल पड़ा हुआ है। वो महलूल को सफाकी से टीपू की गर्दन में इंजेक्ट कर देता है। डिक्की बंद हो जाती है। गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। गाड़ी चली जाती है। कैमरा सड़क पर पड़े खून के धब्बों पर आ जाता है। कट। ओके जी, अब इसके साथ ही इसका दूसरा सीन है, सीन नंबर 2, मुकाम डॉलमिन मॉल। डॉलमिन मॉल जो कराची में नहीं है, या जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बताती चलूँ कि कराची में डॉलमिन मॉल है। ओके जी, मुकाम डॉलमिन मॉल। वक्त रात। किरदार एहतशाम और हिना। रात 11 का वक्त है। डॉलमिन मॉल का मेन गेट है। रोशनी और गाड़ियों की चहल पहल दिखाई दे रही है। एहतशाम डॉलमिन मॉल के मेन गेट पर खड़ा है। जीन्स और बदन पर किसी शर्ट में इसका कसरती बदन नुमाया हो रहा है। एहतशाम डॉलमिन मॉल से अंदर दाखिल होता है। डॉलमिन मॉल का चेकिंग काउंटर से होता हुआ अंदर आ जाता है। कैमरा मुख्तलिफ ख़वातीन को दिखाता है। एहतशाम इन सब पर उचकती हुई निगाह डालता है। दूसरी जानिब लिफ्ट की जानिब बढ़ जाता है। लिफ्ट का बटन दबाता है। कैप्सूल लिफ्ट ऊपर जाती है। ऊपर जाकर फूड कोर्ट में दाखिल होता है। सबके पास से गुजरता हुआ ग्लोरिया जीन्स में दाखिल हो जाता है। ग्लोरिया जीन्स के काउंटर की जानिब बढ़ जाता है। अब तक के किसी शॉट में इसका चेहरा नहीं दिखाया गया। जिस्म के हिस्से और बैक शॉट्स दिखाए गए हैं। काउंटर के पास पहुंचता है तो वेटर इसकी जानिब मुतवज्जा होता है और कैमरा इसके चेहरे पर आता है। एहतशाम वेटर के सामने काउंटर पर खड़ा है। वेटर, हाउ मे आई हेल्प यू सर? एहतशाम मुस्कुराकर इसे देखता है। नो यू कांट, आई विल हेल्प माई सेल्फ, जस्ट गिव मी अ बॉटल ऑफ वाटर। वेटर पानी की छोटी बोतल इसे पकड़ाता है। साथ में काउंटर पर ग्लास भी रखता है। एहतशाम ग्लास को नज़रअंदाज करते हुए बोतल का लेबल उतारता है और ढक्कन खोलकर मुंह से लगा लेता है। आधी बोतल पानी की वो 2 घूंट में पी जाता है। पानी के कतरे इसके होठों से टपक रहे हैं। बोतल हाथ में थामे वो पलटता है और ग्लोरिया जीन्स का जायज़ा लेता है। ग्लोरिया जीन्स पर रश है। लोग टेबल्स पर बैठे हुए हैं। एहतशाम की नज़रें ऐसे घूमती हैं जैसे किसी को तलाश रहा है। फिर हॉल के एक कोने पर बैठी लड़की को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हिना बैठी हुई है। इसके सामने मिनरल वाटर की बोतल पड़ी है और मेज़ पर मोबाइल फ़ोन धरा हुआ है। हिना मोबाइल फ़ोन से खेल रही है और गिरदोपेश से कतई बेनियाज दिखाई देती है। एहतशाम काउंटर से मेन्यू उठाता है और हिना की जानिब बढ़ता है। हिना के पास जाकर इससे मुखातिब होता है। एहतशाम, एक्सक्यूज़ मी। हिना नज़र उठाती है और सवालिया निगाहों से इसे देखती है। एहतशाम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हिना, नहीं, और फिर मोबाइल में मशगूल हो जाती है। एहतशाम हिना के सामने बैठ जाता है। थैंक यू। हिना सर ऊपर उठाती है। एहतशाम को सामने बैठा देखती है। हिना बरहमी से, तुमने सुना नहीं, मैंने नहीं बोला। एहतशाम, मुझे नहीं सुनाई देता। हिना गुस्से से, तुम शराफत से यहाँ से जाओगे या मैं सिक्योरिटी को बुलाऊं? एहतशाम, मैं यहाँ अकेला आया था, शराफत मेरे साथ नहीं। हिना, बहुत चीप हो तुम। काउंटर की जानिब देखने लगती है जैसे किसी को बुलाना चाहती है। थैंक यू अगेन। सो कैपेचिनो और लाटे। हिना, क्या होश में तो हो तुम? मुझे कॉफ़ी ऑफ़र कर रहे हो? एहतशाम, नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे कॉफ़ी पिला सकती हैं? हिना, तुम तो चीप होने के साथ साथ भिखारी भी हो। एहतशाम, शक्ल से मैं आपको बेकारी लगता हूँ। हिना, शक्ल से तो तुम मुझे मवाली दिख रहे हो। एहतशाम, शक्ल तो अम्मा अब्बा की दिन रात की मेहनत और अल्लाह की मर्ज़ी से ऐसी है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हिना इस बार मुस्कुरा देती है। हिना,
تمہیں کسی نے بتایا ہے کہ تم بہت ہی زیادہ ڈھیٹ ہو۔ احتشام: ڈھیٹ تو اس سے پہلے بھی کافی لڑکیوں نے کہا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ والا الزام آج پہلی بار لگا ہے۔ ہنا کھلکھلا کر ہنس دیتی ہے۔ احتشام: کافی آرڈر کروں؟ بل دے رہی ہیں نا آپ؟ اتنی گڈ لکس کے ساتھ یہاں پونچھا لگاتا ہوا بہت برا لگوں گا۔ ہنا پھر ہنس دیتی ہے۔ احتشام: خوبصورت لڑکی کے ہنسنے پر اہلیان ٹھرک نے جو جملہ مشہور کر رکھا ہے اس کو یہاں نہیں دہراؤں گا، بہت چیپ ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کاؤنٹر کی جانب دیکھتا ہے اور کونے پر کھڑے ویٹر کو اشارہ کرتا ہے۔ کٹ۔ سو جی آج کے لیے یہ 2 سینس کافی ہیں۔ یہ کافی لمبا سلسلہ ہے اور اگر پسند کیا گیا تو میرا خیال ہے کہ میں یہ ڈیلی بیسس پہ کروں گی۔ تو مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا ہے اور آپ کے خیال میں یہ کہانی کس سمت پہ جانے والی ہے۔ کیا یہ سوال بہت جلدی ہو گیا؟ تو پھر ابھی ٹھہر جاتے ہیں اور اگلے 3-4 سینس کے بعد تک رکھتے ہیں گیسنگ کے سلسلے کو، ٹھیک ہے نا؟ تھینک یو سو مچ، سب اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔